वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप दोस्तों? तो चलिए, यस, हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन आरसीएम चैप्टर पे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस और नो? चलो, यहाँ चैप्टर आरसीएम। नाउ आप अगर इंडेक्स पे आओगे बेटा, तो इंडेक्स पे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ज़्यादा एग्जाम में स्पेसिफिक आरसीएम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आरसीएम के एडजस्टमेंट्स वो जरूर पूछते हैं। जब एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन 14 मार्क्स का बनाते हैं तो आरसीएम से रिलेटेड वो एडजस्टमेंट यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। स्टेट आंसर टू द फॉलोइंग एज अ just a minute. Answer to the following as in accordance with the provision of GST pertaining to reverse charge. पहला, what are the implication to supplier if recipient refuses to pay tax on reverse charge basis? क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर सेक्शन 9394 का रिवर्स चार्ज है तो लाइबिलिटी तो रिसिपिएंट पे होगी। अगर रिसिपिएंट ने कह दिया कि जाओ मैं नहीं पे करता, जो करना है कर लो, तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर कुछ भी नहीं करेगा। लाइबिलिटी इज ऑन रिसिपिएंट और लाइबिलिटी को रिसिपिएंट को ही पे करना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट ने पे नहीं किया तो दोस्तों पेनल्टी रिसिपिएंट पे आएगी। इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर टू पे द टैक्स। देखिए सेक्शन 9394, ओके, रिवर्स चार्ज इज अप्लीकेबल एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन रिसिपिएंट। वो हाईलाइट करो, लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन रिसिपिएंट एंड देयर इज नो रिकोर्स बैक टू द सप्लायर। वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर के ओके ऐसा डिपार्टमेंट सप्लायर से नहीं मांग सकते कि देखो तुम्हारे रिसिपिएंट ने नहीं पे किया तो आप सप्लायर तू दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, दस एक्शन टेकन बाय डिपार्टमेंट ओनली अगेंस्ट द रिसिपिएंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, इन केस सप्लायर हैज पेड जीएसटी इज रिसिपिएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ओके, यहाँ पे सप्लायर जीएसटी, अब कैसा कभी कभी क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि कोई ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज में, लेट्स टेक एग्जांपल स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर सप्लायर एनी पर्सन है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो केस में रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आएगी। और ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ। वी स्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है और हमने एक स्टूडेंट्स का इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था जिसके लिए स्पॉन्सर आइडिया ने किया था। तो आइडिया, ओके, अभी वोडाफोन आइडिया जिसका नाम आप सुनते हो, तो आइडिया ने स्पॉन्सरशिप दी थी। तो अब ऐसे केस में क्या हो गया, सर सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन, फिर वो ओके इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी लेने वाला कौन, आइडिया कंपनी है, तो रिवर्स चार्ज में स्पॉन्सरशिप सर्विस का जीएसटी यहाँ पे आइडिया कंपनी देगी, यानी वोडाफोन आइडिया देगी। लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या होगी पता है क्या? मेरा अकाउंटेंट ने, क्योंकि हम तो सब पे जीएसटी लगा रहे हैं, तो मेरा अकाउंटेंट ने, सप्लायर ने, सुनना, सप्लायर ने बिल देते वक्त जीएसटी लगा के दे दिया और जीएसटी कलेक्ट भी कर लिया। बाद में ऑडिट में पता चला कि अरे ओके, ये हम जीएसटी लगा ही नहीं सकते। ओके, जहां तक है हाँ टैक्स इनवॉइस देंगे जीएसटी लगा के, पर हम गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकते। पे तो रिसिपेंट ही करेगा। मैं रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बंदा था, इसलिए मैं टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा, जीएसटी असेस करूंगा, पर आपको याद होगा तो जीएसटी असेस करूंगा, पर रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट पे कर देगा। लेकिन गलती से सप्लायर ने पे कर दिया, तो इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखो, वो सवाल ही है कि इनके सप्लायर्स पे जीएसटी इज रिसिपिएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लायर ने अगर दे दिया तो क्या रिसिपिएंट बच जाएगा? आंसर इज नो भाई नो। ओके, आंसर इज नो भाई नो। मतलब क्या कि नहीं, अगर सप्लायर ने पे कर दिया हो गलती से तो वो रिफंड क्लेम करेगा। सुनना मेरी बात, सप्लायर ने गलती से पे कर दिया होगा तो वो रिफंड क्लेम करेगा, लेकिन लायबिलिटी रिसिपिएंट पे ही आएगी और डिपार्टमेंट रिसिपिएंट से ही टैक्स मांगेगा। अगर रिसिपिएंट ने उसका टैक्स नहीं दिया तो पेनल्टी रिसिपिएंट पे ही आएगी। देखो, even though supplier has somehow paid the tax, reverse charge tax liability must be discharged by the recipient. The recipient cannot claim the credit of tax paid by supplier. However, supplier can claim the refund. हाँ, सप्लायर गलती से पे हो गया, रॉन्गली टैक्स पे हो गया, वो रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे लाइबिलिटी रिसिपिएंट पे ही आएगी। ये हुई ना बात। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे, ओके, थर्ड देखो,
इन जीएसटी रॉन्गली इज जीएसटी रॉन्गली पेड बाय सप्लाईज अवेलेबल एज आईटीसी टू रिसिपिएंट? नहीं। ओके, सप्लायर ने रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी रॉन्गली पे कर दिया होगा तो रिसिपिएंट को कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है। ओके, और लास्ट, वेदर रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई इज एग्जम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल? नहीं। अगर सप्लाई एग्जम्प्टेड है या नॉन टैक्सेबल है तो चार्ज ही नहीं है। चार्ज ही नहीं है तो फिर फॉरवर्ड और रिवर्स का सवाल ही नहीं आता है। तो अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है, नील रेट है या नॉन टैक्सेबल है तो वो सिचुएशन में बेटा चार्ज ही नहीं है। ओके, और उसके ऊपर जीएसटी का सवाल आता ही नहीं है। ओके, आई होप आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम बाद में लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है तो हम थोड़ा बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, मैंने लिस्ट बना के रखी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। वकील एंड वकील, अ फर्म ऑफ लॉयर rendered legal service to B and company, an architect and MNO Limited. Now architect को सर्विस दिया और MNO Limited को सर्विस दिया, an advertising agency during October 20XX. Both B and company and MNO Limited are not entitled for threshold exemption in the same financial year. In the said financial year, who is liable to pay GST in this case? Both are not entitled for threshold exemption in the said financial year. Who is liable to pay GST in this case? Will your answer be different if B and company and MNO Limited sought a legal advice from Mr. A, a lawyer? ठीक है, चलिए आप लीगल सर्विस पे आइए। रिवर चार्ज में नहीं मैपिंग करो, याद करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। जितना मैपिंग करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अगर आप लीगल सर्विसेज पे आते हो, चलो आगे लीगल सर्विसेज पे। अब लीगल सर्विसेज में क्या लिखा हुआ है पढ़ो वहां पे। ओके, वीडियो को पॉज करके पढ़ो। लीगल सर्विसेज में ये लिखा हुआ है कि अगर सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट होगा और सर्विस बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है, कौन सी सर्विस दिया जा रहा है? लीगल सर्विस दिया जा रहा है, तो वो केस में रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी जीएसटी आएगा। पढ़ा आपने? यस और नो? चलिए ना, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि लीगल सर्विस मतलब एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस, कंसल्टेंसी इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। नीचे वैसे तो ये एग्जामिशन चैप्टर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे और आप अगर ये क्वेश्चन का वीडियो ओके एग्जाम के वक्त देख रहे होगे या एग्जाम के 2 महीने पहले देख रहे होगे तो एग्जामिशन चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। और जो अभी क्लास के साथ देख रहा है वो ओके एग्जामिशन चैप्टर में हम देखेंगे, जहां मैंने रेफरेंस के लिए याद दिया है लीगल सर्विस के जो मैंने नोट्स में दिया है उसमें नीचे देखो एग्जाम्पशंस दी है। अगर यहाँ पे लीगल सर्विस ऐसे बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड इन पीएफवाई प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर लॉयर ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज तो लगता है, ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर लॉयर ने लीगल सर्विस ऐसे बिजनेस एंटिटी को दिया जो छोटी है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो करंट ईयर में वो सर्विस एग्जम्प्ट ही है और रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वकील एंड वकील फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और बिजनेस एंटिटी मतलब हर वो एंटिटी जो बिजनेस कर रहा है, जो 9 एक्टिविटीज, ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, सब 9 एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो बी एंड कंपनी ये भी बिजनेस एंटिटी है, एमएनओ लिमिटेड ये भी बिजनेस एंटिटी है। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? एमएनओ लिमिटेड ये भी बिजनेस एंटिटी है। तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए, ठीक है, इनको सर्विसेज दिया तो रिवर्स चार्ज आ सकता है, बट एग्जम्पशन का अगर मैं रेफरेंस लूं, इवन तो एग्जम्पशन बाद में पढ़ाने वाला हूं, पर एग्जम्पशन का अगर मैं रेफरेंस लूं तो जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया और प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है, तो आपको फिर रिवर्स चार्ज नहीं एग्जाम कहना पड़ेगा। पर इन्होंने कहा कि बोथ बी एंड कंपनी एंड एमएनओ लिमिटेड आर नॉट एंटाइटल फॉर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के लिए वो एग्जाम्पशन एंटाइटल नहीं है, मतलब वो एंटिटी बिलो थ्रेशोल्ड नहीं है, वो एंटिटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो एंटिटी बड़ी एंटिटी है, तो एग्जाम्पशन का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एग्जाम्पशन का अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो रिवर्स चार्ज में दोनों एंटिटी, बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी, जीएसटी देगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ बी एंड कंपनी एंड एमएनओ लिमिटेड सॉट अ लीगल एडवाइस फ्रॉम मिस्टर ए लॉयर? या फर्म हो या इंडिविजुअल हो, अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी।
ओके, तो आंसर यहाँ चेंज नहीं होगा। ये समझा क्या बेटा प्लीज? और मुझे चार्ट दिख नहीं रही है ऐप में, तो मैंने जो अभी मेरे साथ अभी लाइव देख रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब पे उनका लिंक दिया हुआ है। ओके, प्लीज वहां रिप्लाई करें कि समझा या नहीं समझा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सेक्शन 9(3). ओके, लिखने का तरीका आप देखते हैं। ओके, लिखने का तरीका पढ़ो, याद मत करो, नोट्स पढ़ ली। आंसर लिखने का तरीका देखो, लीगल प्रोविजन का टाइटल दिया हुआ है, डिस्कशन कंक्लूजन का टाइटल दिया हुआ है, रेफरेंस लिया है ओके सेक्शन 9(3) का। लीगल सर्विस, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, ओके आपकी लीगल सर्विस वर्ड दिखना चाहिए, इंडिविजुअल एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट दिखना चाहिए, टू बिजनेस एंटिटी दिखना चाहिए ना टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स आ जाएगा। ये वर्ड्स तो आपके स्टैंपिंग वर्ड होने चाहिए। ओके, स्टैंपिंग वर्ड होने चाहिए। तो इन गिवन केस लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन बोथ एमएनओ एंड बी एंड कंपनी। और सेकंड केस आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल लॉयर देगा तो भी यही प्रोविजन अप्लीकेबल होगी। चलो भाई, ओके ये हमने देखा। आते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस पे, आ जाओ। ओके, हर अभी पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका आरसीएम का। आ जाओ। पनीनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर एग्री टू स्पॉन्सर अ स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय पिंक सिटी क्लब इन अ जयपुर। ठीक है, वो स्पॉन्सर अ स्पोर्ट इवेंट। पनीनी प्राइवेट लिमिटेड ये रिसिपिएंट हुआ, वो स्पॉन्सर कर रहा है स्पोर्ट इवेंट। ऑर्गेनाइजर हुआ पिंक सिटी क्लब, ये सप्लायर हुआ जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये सप्लायर होगा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। Panini Private Limited has paid an amount of rupees 5 lakhs for such sponsorship of sport event. 5 लाख रुपए स्पॉन्सर्ड अमाउंट दिया अगेंस्ट स्पॉन्सरशिप सर्विस। Consequently, said event was named after the brand name of Panini Private Limited. Examine who is the person liable to pay tax in given case. स्टडी मैट में है। आ जाओ स्पॉन्सरशिप सर्विस में, आ जाओ, तो याद मत करो भाई, आओ मैपिंग तैयार करो। जितनी मैपिंग स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिक याद आएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर आप आते हो तो वहां पे लिखा है स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स आ जाएगा। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस क्लब दे, ट्रस्ट दे, कंपनी दे, एचयूएफ दे, कोई भी दे, लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स आ जाएगा। तो गिवन केस में लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑब्वियसली रिवर्स आ जाएगा। तो ऐसे केस में ओके आप लिख सकते हो कि रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन या सेक्शन 9(3) का रेफरेंस वापस दे सकते हो बाय नोटिफिकेशन भी, क्योंकि रिवर्स चार्ज का सेक्शन 9(3) में से प्रोविजन है, बाकी पूरा नोटिफिकेशन के थ्रू है। ओके, नोटिफिकेशन स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दिया, पार्टनरशिप को दिया, तो वो केस में रिवर्स चार्ज है। तो ऐसे केस में पिंक सिटी क्लब इज अ सप्लायर स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीविंग कंसिडरेशन 5 lakhs फ्रॉम कंपनी, तो पनीनी प्राइवेट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट लायबल टू पे टैक्स एज अ रिसिपिएंट, उनको टैक्स देना पड़ेगा। चलो डन, ये हमारा हो गया। एक मिनट, हमने अभी कौन सा किया? 4, अभी हमने 4 किया। फोर भी हो गया, 2 मिनट। 4 भी हो गया, के बाद में 5 जो है हम बाद में लेंगे, 5 हम बाद में लेंगे। आओ 6 पे, 6 पे आ जाओ। ठीक है, 6 जो है यहाँ पे देखिएगा, अर्पण सिंघानिया इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड हरियाणा। अर्पण सिंघानिया डायरेक्टर है और कंपनी में है। कंपनी पेड हिम अ सिटिंग फीस अमाउंट ₹25,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फर्दर सैलरी वॉज पेड टू अर्पण सिंघानिया अमाउंटिंग टू 1.5 lakhs for the month of January, on which TDS was also deducted as per applicable provision under Income Tax Act। ठीक है, यहां तक ये सैलरी दिया और उसका टीडीएस उसमें उन्होंने एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिडक्ट भी किया। तपस्या एंड एसोसिएट इन विच अर्पण सिंघानिया इज अ पार्टनर supplied certain professional service to Narayan Limited in the month of January for an amount ₹2 lakhs. Discuss the person liable to pay GST in each of the supplies involved in given case। चलिए, सबसे पहले तो अर्पण सिंघानिया जो है नारायण लिमिटेड को सर्विस दे रहा है। आ जाओ डायरेक्टर सर्विस में, रिवर चार्ज में आ जाओ डायरेक्टर सर्विस में। आगे डायरेक्टर सर्विस में, डायरेक्टर सर्विस पे हमने ये देखा था कि अगर डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी पे टैक्स आता है। सेकंड, उसकी सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है
या फिर सेपरेट सर्विस है, ये इनकम टैक्स में टीडीएस कैसे काटा गया उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। तो अगर इनकम टैक्स में टीडीएस एज अ सैलरी सेक्शन 192 में कट किया गया तो यस, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और कोई टैक्स नहीं आएगा। पर अदर सेक्शन में काटा गया तो वो केस में सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो इन्होंने सैलरी दी 1,50,000, ये अज्यूम करते हैं कि उसका टीडीएस सेक्शन 192 में डिडक्ट हुआ है, इसलिए शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सिटिंग फीस जो है ये नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी है, तो इसके ऊपर रिवर चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट पे जीएसटी आएगा। ओके, तो ये हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि अगर वो इन अ डायरेक्टर कैपेसिटी सर्विस ना दे, एक सर्कुलर था, इन अ डायरेक्टर कैपेसिटी सर्विस ना दे, पर्सनल कैपेसिटी में अगर सर्विस देता है तो वो सिचुएशन में, सुनना, पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस देता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके रिवर चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टर टैक्स देगा। नाउ ओके, ये सब पॉइंट्स पढ़े आपने, बिल्कुल पॉज करके पढ़ने का बॉस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिवर चार्ज के नोटिफिकेशन के हिसाब से रिडवी सेक्शन 93, ओके, यहाँ पे अगर डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो टैक्स पेबल अंडर रिवर चार्ज और उसका टैक्स बॉडी कॉर्पोरेट देगा। सिटिंग फीस 25 पेबल टू अर्पण सिंघानिया बाय नारायण लिमिटेड इज लायबल अंडर रिवर चार्ज। दस द ओके रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नारायण लिमिटेड और सिटिंग फीस पे जीएसटी वो पे करेगा। सैलरी टू द डायरेक्टर जो उसका टीडीएस सेक्शन 192 में अगर डिडक्ट किया गया होगा तो वो केस में पार्ट पैरा 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैनर में दिया है, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा आप आंसर लिखे, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप 100 पढ़ते हो तो 60 लिख के आते हो, इसलिए ये लाइन बाय लाइन नहीं, सिर्फ पॉइंट्स का हाईलाइट कर लो, दैट्स इनफ। तो ऐसे सिचुएशन में 1.5 लाख। अब दूसरा क्या था कि एक और एसोसिएट है ओके तपस्या, जिसमें अर्पण सिंघानिया पार्टनर है और उस तपस्या एसोसिएट ने कंपनी को सर्विस दिया, तो यहां पे रिवर चार्ज डायरेक्टर टू कंपनी है। अब कोई उस डायरेक्टर की पार्टनरशिप फॉर्म होगी और उसने अगर सर्विस दिया होगा तो वहां रिवर चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में अगर तपस्या सर्विस दे रहा है यहाँ पे कंपनी को जहां डायरेक्टर से पार्टनर है, पर यह सर्विस ये नहीं कही जाएगी कि डायरेक्टर ने दिया, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर चार्ज नहीं होगा। ओके, सो डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट और तपस्या फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करेगा, रिवर चार्ज की प्रोविजन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, तो ये हमने देखा यहाँ पे। फिर आ जाओ आप, ये तो देख लिया। हाँ, 8 पे आ गया आप। हाँ, अब ये 8 देखो क्या कहते हैं। मिस्टर विक्की फ्रैंकिन, an unregistered famous author, received 3 crores of consideration from Shiv Bhavan Publication SBP, located in Indore, for supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13(1)(a) of Copyright Act। सबसे पहले तो ऑथर है, 3 करोड़ का उसने कॉपीराइट दिया है पब्लिकेशन वाले को अंडर कॉपीराइट एक्ट relating to original literary work of new book. He furnished his work and made available the book to the publisher, but has yet not raised the invoice. Mr. Vicky Franklin is of view that SBP is liable to pay tax under river charge. विक्की फ्रैंकिन का कहना है कि भाई पब्लिशर जो है वो टैक्स देगा अंडर रिवर चार्ज। SBP does not concur with this view and is not ready to deposit tax under the any circumstances. पब्लिशर टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है। एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर विक्की फ्रैंकिन इज करेक्ट। पहले तो ये बताइए कि विक्की फ्रैंकिन ने जो व्यू लिया वो करेक्ट है या नहीं है। फर्दर, इफ द व्यू ऑफ मिस्टर विक्की फ्रैंकिन इज करेक्ट, व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल विद मिस्टर विक्की फ्रैंकिन टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटी लॉ एज एसबीपी वाज कंप्लीटली रिफ्यूज टू डिपॉजिट द टैक्स। नाउ पूरी केस स्टडी को ध्यान से सुनो। एसबीपी का विक्की फ्रैंकिन का व्यू है कि मैं एसबीपी देगा, पर एसबीपी देने के लिए मना कर रहा है, तो फिर विक्की फ्रैंकिन क्या करेगा? चलिए जाइए कॉपीराइट सर्विसेज में, जाओ जाओ जाओ, याद नहीं करना, कॉपीराइट सर्विस में जाइए। अगर आप कॉपीराइट सर्विसेज में आते हो तो वहां पे 2 कॉपीराइट सर्विसेज दी थी जहां मैंने चार्ट भी बना के दिया था, एक ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिक वर्क, तो वो केस में रिवर चार्ज लगता है। दूसरा हमने देखा था यहाँ पे ओके सेकेंड एंट्री थी 9A, वो था ओके लिटरेरी वर्क बाय ऑथर टू पब्लिशर, तो वो केस में पहला थॉट तो ये आना चाहिए कि रिवर चार्ज लगता है।
मतलब पहला थॉट ये आना चाहिए कि पब्लिशर इज लायबल टू पे टैक्स, लेकिन अगर ऑथर खुद पे करना चाहता है तो कुछ प्रोसीजर है। पहले तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कमिश्नर को, पढ़ो पढ़ो वहां पे, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कमिश्नर को कि he is ready to pay under forward charge, ready to comply with all provision of this act, and once this option exercise तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए रहेगा और बाद में इनवॉइस में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में व्हाट इज द लीगल प्रोविजन? लीगल प्रोविजन जो है कि सेक्शन 93 कहता है कि इफ सर्विस सप्लाइड बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, प्रॉपर लिखना, ओके, सर्विस ऑथर ने दी, ओके, ट्रांसफर ऑफ राइट्स दिया, ओके, ये वर्ड पंच होने चाहिए आपके, ट्रांसफर ऑफ राइट्स दिया, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क पंच होना चाहिए, टू पब्लिशर ये पंच होना चाहिए इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये 4 वर्ड तो आपके पंच होने चाहिए, बाकी लैंग्वेज को जैसे घुमाना है वैसे घुमाओ। ओके, तो रिवर चार्ज में जीएसटी आएगा। डिस्कशन, मिस्टर विक्की टेम्परेरी ट्रांसफर कॉपीराइट रिलेटेड ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है टू एसबीपी, पब्लिशर एसबीपी है, तो नॉर्मली रिवर चार्ज में पब्लिशर लायबल होगा। हाउएवर SBP has completely refused to deposit the tax, then Vicky Franking has an option to pay under forward charge. Take a registration, give a declaration, okay, he is ready to pay under forward charge, registration भी लेना पड़ेगा, comply with all provision of this act and not withdraw at least 1 year और invoice में declare। अब जब आपका पेपर चेकर कोई भी ये केस स्टडी चेक करेगा तो ये कंडीशन वो डेफिनेटली चेक करेगा, इसके ऊपर मार्क्स है। ओके, तो ये कंडीशन आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझा कि नहीं समझा भाई साहब? यस और नो प्लीज बताइए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ आप 10 पे। ओके, देखो मैं सिलेक्टेड ले रहा हूं तो अभी 10 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पे, द प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे इज अ फर्म ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी एजेंसी है और सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस दे रहा है टू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अलग अलग पर्सन दिए हैं। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे, जीएसटी 9918%। ख्याल रखे, हमें प्रोफेशनल सिक्योरिटी की लायबिलिटी निकाल के देना है। चलो कोई बात नहीं, अब यहां पे पहले तो सिक्योरिटी सर्विसेज पे आ जाओ। अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज पे आते हो, यस कम ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज, एक बार पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ो। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल होगा और वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, सप्लायर कौन होना चाहिए देखना, सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो रिवर चार्ज में लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन पे आएगी। ठीक है, तो अगर हम प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करें तो प्रॉब्लम में सप्लायर जो है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और देखते हैं अब उसने सर्विस किस किस को दिया, सिक्योरिटी एजेंसी को। फिर नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम में हमने क्या देखा, अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी एजेंसी ने यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल एजेंसी, सॉरी गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी को दिया जो ओनली टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो केस में रिवर चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में सिक्योरिटी एजेंसी टैक्स देगी। अगर ये कंपोजिशन डीलर वाले को सर्विस दी तो फॉरवर्ड चार्ज में सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस टैक्स देगी। अब इस पैरामीटर पे हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट 2017 इन पुणे। अब उन्होंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड को दिया जो रजिस्टर्ड है, वैल्यूइंग 10 लाख। तो अब ये केस में ऑब्वियसली रिवर चार्ज आएगा और रिवर चार्ज में कौन लायबल होगा, XYZ। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें यह पूछा गया है कि प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे का टैक्स लायबिलिटी निकालो। तो प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे की टैक्स लायबिलिटी में ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका टैक्स रिवर चार्ज में रिसिपिएंट पे रखा गया है। अगर टैक्स रिसिपिएंट पे लगा गया है तो इस पे टैक्स लायबिलिटी आएगी नहीं बेटा, ये बात समझ रहे हो आप? ओके, तो प्रोफेशनल सिक्योरिटी पे नहीं आएगा, तो इसलिए पहला ट्रांजेक्शन XYZ को जो सर्विस दिया यहां रिवर चार्ज लगता है, इसलिए इसकी टैक्सेबल वैल्यू में कंसीडर नहीं होगा। समझा होगा तो 1 टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरी सर्विस, सिंध कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मुंबई विच इज अनरजिस्टर्ड अंडर GST, ₹8 लाख। हमने क्या देखा, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर या एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो रिवर्स,
अगर ऐसा ऐसा नहीं होता है तो फॉरवर्ड। तो ये केस में अनरजिस्टर्ड को दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अनरजिस्टर्ड को दिया गया, तो ये केस में रिवर्स नहीं फॉरवर्ड लगेगा, और ये जो अमाउंट है ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी के वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो भाई साहब ओके 8 लाख रुपीस इसमें ऐड किया जाएगा, ओके 8 लाख रुपीस ऐड किया जाएगा, इसकी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड किया जाएगा। थर्ड, सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकेटेड इन बैंगलोर which has taken a registration under CGST only for the purpose of deducting TDS, only for the purpose of deducting TDS। ध्यान से देखिएगा, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर सर्विसेज दिया और जो गवर्नमेंट को सर्विस दिया वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए लिया हुआ है कि TDS काटना है, तो ये केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होता है। ये केस में क्या अप्लाई होता है? फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होता है। सेम प्रोविजो जीटीए में भी है, पर जीटीए में मैंने ये पढ़ाया था कि वहां रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होता है और वो सर्विस एग्जम्प्ट है। जीटीए सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट है, इसलिए ना फॉरवर्ड लगता है ना रिवर्स लगता है। लेकिन यहां एग्जम्पशन नहीं है। यहां अगर सिक्योरिटी सर्विस ऐसे पर्सनल को दी, ओके सिक्योरिटी सर्विस दी ऐसे पर्सनल को दी जो रिवर्स चार्ज में, सॉरी जो रजिस्टर्ड है बट ओनली फॉर टीडीएस है, तो ये सर्विस रिवर्स में नहीं फॉरवर्ड में आएगी। इसलिए यहां पे ये जो सर्विसेज दिया 12 लाख रुपीस ये टैक्सेबल रहेगा भाई, ओके ये टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होगा। नेक्स्ट, सर्विस टू पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वेरी 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 गुड एडजस्टमेंट, ओके यहां देखना, ओके सर्विस टू पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड वाज रुपीज 4 लाख। मतलब क्या? नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है? ओके आपका इनसाइट इससे बढ़ेगा। हमने क्या देखा, सिक्योरिटी सर्विसेज में रिवर्स चार्ज कहां अप्लाई नहीं होता है? अगर आपने सर्विस गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दिया और जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दिया वो रजिस्टर्ड है बट ओनली फॉर पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस है, बाकी कोई दूसरा सप्लाई नहीं करता है। देखो वहां पढ़ो, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड नॉट फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। जो रजिस्टर्ड किया हुआ है पर वो सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो केस में रिवर्स नहीं फॉरवर्ड लगेगा। लेकिन यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सर्विस दिया, ये लोकल अथॉरिटी, ध्यान सुनिएगा, ये लोकल अथॉरिटी है बट इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस के लिए नहीं, वो अदर टैक्सेबल सप्लाई भी कर रही है। अगर वो अदर टैक्सेबल सप्लाई कर रही है तो ये केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन तभी अप्लाई होगा जब वो ओनली फॉर टीडीएस है। यहां ओनली फॉर टीडीएस नहीं, ये अदर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इसलिए यहां रिवर्स चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। और ओके यहां रिवर्स चार्ज में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएसटी देगा। बेटा प्लीज बताओ ये पॉइंट समझा क्या? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का समझा होगा तो पी टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट, सर्विस सिक्योरिटी सर्विस टू मिस्टर अल्ताफ फ्रॉम गुजरात रजिस्टर अंडर सेक्शन 10 वैल्यू 2 लाख। ओके तो भाई साहब अगर आप कंपोजिशन डीलर को सर्विस दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो वो केस में या फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा। उसके बाद में ओके सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टार इंडस्ट्री यूएसए वैल्यूइंग बिंग 7 लाख। अगर स्टार इंडस्ट्री को सर्विस दिया और वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन आउट ऑफ इंडिया है, तो वो सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। पर वो ओके अभी तो फॉरवर्ड चार्ज लगा दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू जीरो रेट बेनिफिट, क्योंकि इंडिया के बाहर दिया तो उसको जीरो रेट का भी बेनिफिट लिख सकता है और मिल सकता है। मैंने नोट में दिया है, और नोट नंबर 4 अगर आप देखोगे तो मैंने दिया है कि सेक्शन 16 में जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट वो क्लेम कर सकता है, ओके क्लेम कर सकता है। ओके तो ये जो हमने देखी रिगार्डिंग टू यहाँ पे कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है। ओके तो ये वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू तो 29 आ गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो है पुणे में है, और जहां जहां टैक्स आता है कहाँ आता है? ओके ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, ओके मुंबई वो इंट्रास्टेट है तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 यानी ये जो है इस पे CGST और SGST लगेगा। ओके बैंगलोर इसके ऊपर IGST लगेगा क्योंकि बाहर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छोड़ दो, गुजरात IGST लगेगा। और स्टार इंडस्ट्री यूएसए 2 लाख एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट माना जाता है इसलिए IGST लगेगा। पर अगर वो सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो केस में उसको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके अच्छा क्वेश्चन था। ओके ये सॉल्व करके देखना, लिख दो। ओके राइटिंग प्रैक्टिस WP, ये सॉल्व करके देखना है आपको, पहले ही बोल रहा हूं मैं। डन, चलो।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, एमको इंडिया लिमिटेड अ ट्रेडर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट इंट्रा स्टेट लेवल, ठीक है, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 12.75 lakhs, ठीक है, in current financial year up to the month of September 20XX the aggregate turnover of outward supply of Emco Limited is 10.35 lakhs, okay. Emco Limited does not get itself registered under GST as threshold limit does not crosses the limit of 20 lakhs, उसका threshold limit cross ही नहीं हुआ तो उसने registration लिया नहीं है. In the meanwhile it has availed the service by of renting of motor vehicle from Mr. Poonawalla for total consideration of rupees 1.5 lakhs on 5th of October including cost of fuel. एमको इंडिया लिमिटेड ने ओके मिस्टर पूनावाला से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस लिया जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड थी. मिस्टर पूनावाला ऑप्टेड फॉर पेइंग टैक्स एट 5%. पूनावाला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 12% का ऑप्शन नहीं 5% वाला ऑप्शन ले रहा है. एंड अवेल इनपुट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विस रिसीव्ड बाय सप्लायर हु इज आल्सो एंगेज इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस. वो लिमिटेड आईटीसी उसने लिया. Examine the tax liability in this case and the person who is liable to pay tax. Next, would your answer differ if such service by way of renting a motor vehicle was provided by Mr. Poonawalla to Mr. Ayush instead of Emco India Limited? चलिए केस स्टडी हमने पढ़ा, लेकिन आप पहले आ जाओ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. हम ये प्रोविजन पढ़ते हैं और ये प्रोविजन में लॉ क्या कहता है पहले समझने की कोशिश करते हैं. ओके लॉ क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. चलो वीडियो पॉज करके ध्यान से पहले पढ़ना, ठीक है, फिर आंसर भी पढ़ना, 2 बार खुद पढ़ना, याद करने की कोशिश नहीं करना. पहले बुक पढ़ना फिर आंसर पढ़ना फिर पॉइंट को फिक्स करने की कोशिश करना, ठीक है. चलो तो अब ऐसे केस में अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल साथ साथ में चार्ट भी पढ़ना, जितना मैपिंग करोगे उतना मेमोरी बाद में आपको याद देगी, ठीक है. तो हमने क्या देखा था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में 2 ऑप्शन है, 5% विथ लिमिटेड आईटीसी और 12% ओके यहाँ पे विथ फुल आईटीसी. रिवर चार्ज क्या कहाँ लगता है, अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा, उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा. अब ये लर्न ही करना पड़ता है, इसलिए ये एग्जाम के 2 घंटे पहले आराम से अच्छे से पढ़ के जाना. सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, ओके, और वो 12% का ऑप्शन नहीं लेने वाला होगा. तो हमारे केस में अब थोड़ा हमारी केस देखो, ओके, यहाँ पे जो सप्लायर है मिस्टर पूनावाला है, इन्हीं पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो 12% का ऑप्शन नहीं ले रहा है. चलो वो भी फुलफिल हो गया. क्या कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, हाँ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है. और सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोला है. अगर रिवर चार्ज देखते हो तो सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा. तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो नो डाउट रिवर चार्ज लगेगा और एमको इंडिया लिमिटेड पे रिवर चार्ज में लायबिलिटी आएगी. एमको इंडिया लिमिटेड में रिवर चार्ज में लायबिलिटी आएगी, पर वो तो अनरजिस्टर्ड है. वो अनरजिस्टर्ड है तो उसको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पर रिवर चार्ज में उसको ही टैक्स देना पड़ेगा. उसके बाद में तो देखो पहले तो आपने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन 93 के तहत. सेक्शन 24 भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेक्शन 24 लिखो कि भाई रिवर चार्ज में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. तो ये पॉइंट अब याद रखने जैसा है, तुम्हारे लिखने जैसा पॉइंट है कि मुझे सेक्शन 24 भी याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. तो ऐसे केस में रिवर चार्ज लगेगा और एमको नीड टू अप्लाई फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा. उसके बाद में उन्होंने क्या पूछा, वुड योर आंसर डिफर इफ सच सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर पूनावाला टू मिस्टर आयुष इंस्टेड ऑफ एमको इंडिया लिमिटेड. अगर ये सर्विस इंडिविजुअल को दिया तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर चार्ज है, इंडिविजुअल को दिया तो रिवर चार्ज नहीं है. और फॉरवर्ड चार्ज में भाई साहब कौन टैक्स देगा, तो फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे पूनावाला इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एट द रेट 5%. हाँ तो यहाँ पे ओके क्योंकि रिवर चार्ज तभी जाता है जब बॉडी कॉर्पोरेट है. अब यहाँ रिवर चार्ज ही नहीं जा रहा है. तो यहाँ मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि यहाँ पे ये मत समझना जीटीए जैसा ये सर्विस में ये मत समझना कि 5% होगा तो रिवर चार्ज होगा, ऐसा नहीं है. ये केस में सुनना, ये केस में अगर सप्लायर लिमिटेड आईटीसी ले रहा है तो वो सिचुएशन में सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, दूसरा कोई होगा तो 5% फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है. आई रिपीट 5% फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके तो ऐसे केस में जब रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है भाई,
और मुझे 5% का ऑप्शन है, तो मैं 5% ऑप्शन लिमिटेड आईटीसी में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता हूँ। ये पॉइंट समझा क्या? प्लीज समझा होगा। ओके, तो ये पुनः यहाँ पे प्लीज समझा होगा। तो ये मोटर व्हीकल एमवी टाइप करो, समझा होगा तो मोटर व्हीकल एमवी टाइप करो प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चल फटाफट देख लेते हैं। हाँ, ये कंबाइंड क्वेश्चन है, बहुत सारे रिवर्स चार्ज एक इसमें ही है। मेसर्स ऑल इन वन अ पार्टनरशिप कंसर्न एंड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी is engaged in providing various services under one roof. It is engaged in paying tax under regular scheme under GST law. The concern provide the following information pertaining to supply made input service available in during the month of March. ठीक है, ये अब जब प्रॉब्लम पढ़ने का एक तरीका रहता है, पहले स्टार्टिंग पढ़ लिया, ट्रांजेक्शन बाद में पढ़ना, पहले देखना नीचे करना क्या है, ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि अगर तुमको समझ जाए ना करना क्या है, तो फिर ट्रांजेक्शन पढ़ते वक्त ही वहां फिक्स कर सकते हो कि आपको यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालनी है, टैक्स कैसे पे करना है। डिटरमाइन जीएसटी लाइबिलिटी, आपको जीएसटी लाइबिलिटी फिक्स करना है ऑफ मेसर्स ऑल इन वन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के लिए, बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। आपकी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसकी नोट्स बहुत कैसी लिखी गई, क्या लिखी गई, कैसे प्रेजेंट की गई, कभी कभी नोट्स बड़ी होगी तो शॉर्ट कैसे होती है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें। तो मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, रेट ऑफ जीएसटी फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई 9% ईच, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ व्हीकल जहां पे 2.5% ईच है। मेसर्स ऑल इन वन कमेंस इट्स बिजनेस फ्रॉम फरवरी, उसने बिजनेस फरवरी से स्टार्ट किया है और मार्च अभी एक ही महीना हुआ है। ऑल द सप्लाईज आर इंट्रास्टेट सप्लाई, सारे सप्लाई इंट्रास्टेट है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। इग्नोर द प्रोविजन रिलेटिंग टू आईटीसी, आईटीसी आपको ध्यान देना नहीं है। चलिए देखते हैं। पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू यस बैंक, हमने क्या देखा, अगर डीएसए और वो डीएसए इंडिविजुअल होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर वो डीएसए इंडिविजुअल होगा और अगर वो बैंक को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज में बैंक टैक्स देगी। तो यहाँ पे ऑल इन वन अब पार्टनरशिप कंसर्न है, मतलब ये इंडिविजुअल डीएसए नहीं है। अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं है तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। रिवर चार्ज कब लगता है? अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने, जाके पढ़ो वहां पे, बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया, तो ऐसे केस में ये 4 लाख पे जीएसटी आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा, और उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईज से लगेगा। नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। अब सडनली सिक्योरिटी सर्विस में आ जाओ, क्योंकि कंबाइन प्रॉब्लम बनाया हुआ है। अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है और सिक्योरिटी सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड करने वाला एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो चलो ये तो पार्टनरशिप कंसर्न है, तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, आ गया। लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, यस लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में रिवर चार्ज अप्लाई होगा। और अगर यहाँ रिवर चार्ज अप्लाई होगा तो ये ऑल इन वन के लाइबिलिटी में कैलकुलेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डैश कर दिया मैंने। क्यों डैश कर दिया? ओके, कि ऑल इन वन के लाइबिलिटी में कैलकुलेट नहीं होगा। अब देखो आपका प्रेजेंटेशन, आइदर आप नोट नंबर डाल के टेबल के नीचे नोट्स लिख सकते हो, या एक तरीका ऐसा भी होता है कि आप वहीं इनर कॉलम में ब्रैकेट में उसका रीजन दे दो। ये भी अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का, कि वहीं के वहीं आपने रीजन दे दिया। तो ये प्रॉब्लम में प्रेजेंटेशन क्या लिया मैंने, कि वहीं के वहीं रीजन दे दिए। ओके, ये समझ में आई बात। तो ऐसे केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई ओके हो जाएगा और इसके लाइबिलिटी में नहीं आएगा। थर्ड, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। नाउ नेक्स्ट, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू अमेज टूर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ओहो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आ जाओ। अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस दिया और वो सर्विस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस जो दिया गया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने दिया, जो चलिए पार्टनरशिप फर्म है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और सर्विस लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो अमेज टूर लिमिटेड, ख्याल रहे
अमेज टूर लिमिटेड ये सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर चार्ज में टैक्स जाएगा अगर उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगी। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे भी टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि देखो रिवर चार्ज में चले गया, उसका रीजन भी आपने दे दिया, रिवर चार्ज में चले गया। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू प्रीति एंड कंपनी, सीए फर्म को दिया, जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होगा, पर रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा। और ये 75,000 पे नहीं कितने अमाउंट है वो 40,000 है, 40,000 अमाउंट पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा भाई साहब। और ये फॉरवर्ड चार्ज में अगर टैक्स आता है तो 5% से इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, 5% से टैक्स लगाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब वो क्या कहते हैं, अ वेल रिप्रेजेंटेशन सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म टुवर्ड्स कंज्यूमर कोर्ट केस, सर्विस दी नहीं, सर्विस ली, और लॉयर से एडवोकेट फर्म से सर्विस ली, सुनना, सर्विस ली और एडवोकेट फर्म से ये सर्विस ली गई, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है, बिजनेस एंटिटी है, एडवोकेट से ली, तो रिवर चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। आईटीसी तो दूर की बात है भाई, पर उन्हें तो बोला आईटीसी इग्नोर कर दो, इसका तो क्रेडिट भी मिलता है। तो अभी तक आउटवर्ड सप्लाई देख रहे थे, अब ये इनवर्ड सप्लाई का टैक्स आरसीएम में देना पड़ेगा, किसको, ऑल इन वन को। तो यहां पे देखो, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके मैंने पॉइंट मिस कर दिया। आ जाओ, एक अच्छा पॉइंट है, देखो इससे आप सीखोगे। लीगल सर्विस, ओके लीगल सर्विस, और ये ध्यान देना, सर्विस प्रोवाइडर पीबी एंड कंपनी है, एडवोकेट फर्म है, और एडवोकेट फर्म पीबी एंड कंपनी है, और सर्विस लेने वाला ऑल इन वन, ऑल इन वन, ओके यहाँ पे ऑल इन वन पार्टनरशिप फर्म है, ऑल इन वन पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या देखा था, अगर एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है, बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है। लेकिन अब यहाँ आपका ध्यान होना चाहिए, और इसके लिए एग्जम्पशन चैप्टर भी आपको पता होना चाहिए। जाओ वहां पे जाओ, लीगल सर्विस के नीचे बॉटम में देखो, मैंने एक एग्जाम्पशन लिया जो एग्जाम्पशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन होता है उसका, कि अगर एडवोकेट ने ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन पीएफवाई, एग्रीगेट टर्नओवर इन पीएफवाई बिलो थ्रेशोल्ड होगा, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट ही रहेगी, ये सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, रिवर चार्ज नहीं आएगा ना फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ रिवर चार्ज नहीं आएगा। अब हम असेसमेंट किसका कर रहे हैं, ऑल इन वन का कर रहे हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम असेसमेंट किसका कर रहे हैं, ऑल इन वन का कर रहे हैं। ऑल इन वन अब रिवर चार्ज में टैक्स देगा क्या, रिवर चार्ज में वो टैक्स तभी देगा ओके जब वो थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला कि अब ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कितने काम की, देखो ये वो कह रहे हैं कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ फेब, ओके, और बिजनेस स्टार्ट किया मंथ ऑफ फेब में। ये इंफॉर्मेशन इतनी काम की है एडजस्टमेंट के लिए, अगर अभी एक महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है, जीरो है, जीरो है मतलब बिलो थ्रेशोल्ड है। ये पॉइंट समझा क्या, अरे यही साल चालू किया भाई, एक ही महीना हुआ। और लॉ क्या कहता है, एग्जम्पशन क्या कहता है, ओके एग्जम्पशन में तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आएगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो करंट ईयर में ली गई सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी। तो यहाँ आपका रीजन इतना इंपॉर्टेंट है, ओके ये रीजन जो यहाँ दिया गया, ओके कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने ओके उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है क्योंकि बिजनेस ही नहीं था, जीरो टर्नओवर था, तो ऐसे केस में सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी और कोई टैक्स नहीं लगेगा रिवर चार्ज में। ये समझा क्या, ये समझा होगा तो पीबी टाइप करो प्लीज, ये समझा होगा तो पीबी टाइप करो, बाकी एग्जाम्शन नहीं हुआ होगा तो डिटेल डिस्कशन एग्जाम्शन में होगा, हो जाओ, और अगर हो गया होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी ये वीडियो लेक्चर कुछ स्टूडेंट्स को जाग आता है बाद में, ओके, और वो बाद में देखते हैं तो तब एग्जाम्शन हो जाता है उनका, तो उनको समझ में आ जाता है। ओके, यस और नो, चलो तो ये हमने देखा यहाँ पे। चलो अब 14 पे आ जाओ, 13 तो आप कर सकते हो, 14 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, मेसर्स गोयल गंगा द प्रमोटर एंड बिल्डर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट रॉयल हाउस। ठीक है, गोयल गंगा प्रमोटर है, एक प्रोजेक्ट चालू किया रॉयल हाउस,
टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 300 crores, फॉर विच प्रमोटर अवेल द फॉलोइंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। नीचे दी गई इनपुट और इनपुट सर्विसेज ने किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 20XX XY। इनपुट अदर देन सीमेंट परचेज फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन 2.52 lakhs, ठीक है। इनपुट परचेज फ्रॉम मिस्टर अनिल अनरजिस्टर्ड पर्सन 1.2 lakhs। इनपुट सर्विसेज परचेज फ्रॉम मिस्टर सुभाष एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड पर्सन 0.48 lakhs। टोटल परचेसेस 4.2 lakhs। All the documents, all the amount given above are exclusive of GST wherever applicable. Determine the amount of GST payable and person liable to pay GST, assuming that all the transactions are intrastate, are taxable at the rate 18%, that means 9% each. If in above case Messrs. Goyal Ganga purchase cement from unregistered supplier, then mention the person who is liable to pay GST. हाँ, अब देखिए 9(4) के रिवर्स चार्ज में आओ। चलो 9(4) के रिवर्स चार्ज में आओ। अगर 9(4) का रिवर्स चार्ज क्या कहता है? तीन चीजें ऐसी है जो प्रमोटर पे रिवर्स चार्ज लाती है। 80% मिनिमम परचेस आपके टोटल परचेस में 80% परचेस आपकी रजिस्टर्ड से होना चाहिए और 20% अनरजिस्टर्ड से चलती है। 80% में अगर गैप आ जाता है तो जितना गैप आया 80% होने के लिए, समझ लो आपकी परचेस रजिस्टर्ड से 70 ही है, 70% ही है, तो गैप कितना आ गया 10% का 80 होने के लिए। उस गैप पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। सीमेंट 1 रुपए का भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, और कैपिटल गुड्स 1 रुपए का भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो आपकी टोटल परचेस है 4.2 इस मंथ की, जिसमें से अब रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, 9(4) की प्रोविजन हमने देखी, आपने पढ़ी होगी। ओके, आपने पढ़ी होगी और हमने देखी 80% का क्राइटेरिया देखा। तो इन गिवन केस आपका टोटल है 4.2 lakhs, इसमें से 2.5 lakhs 2.52 म्हणजे क्या? ओके, तो यहाँ पे आपने इनपुट और इनपुट की 80% परचेस आपकी रजिस्टर से चाहिए, मतलब 1.2 और 0.48, ठीक है। आपने अनरजिस्टर से की, मतलब आपने रजिस्टर से 2.52 किया। ओके, तो आपका देयरफॉर शॉर्टफॉल कितना हुआ? यहां पे देखो, इज फ्रॉम रजिस्टर सप्लाई विच इज अमाउंट टू 60%। मतलब अगर आप टोटल का रजिस्टर से देखते हो तो 2.52 ही परचेस हुआ रजिस्टर से, मतलब 60% ही परचेस हुआ, मतलब गैप कितना हुआ 20% का। 20% मतलब कितना 84,000। तो 84,000 का रिवर चार्ज में टैक्स पे किया जाएगा, और सीमेंट अगर आपने खरीदा होगा तो कंप्लीटली रिवर चार्ज में टैक्स पे किया जाएगा। सीमेंट होगा तो कंप्लीटली रिवर चार्ज में टैक्स पे किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ये रिवर चार्ज। चलो, आई होप समझा होगा आपको। चलिए 15 नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ कूल ट्रिप्स। होटल ओनर इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21, मतलब वो लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है। हु इज अ पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूल ट्रिप डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया? आ जाओ ईसीओ पे, ईसीओ के डिस्कशन पे आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ ईसीओ के डिस्कशन पे। हमने क्या देखा था? अगर ईसीओ 9(5) में जो सर्विसेज स्पेसिफाइड है, गुड्स नहीं, सर्विसेज स्पेसिफाइड है, और वो स्पेसिफाइड सर्विसेज ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका टैक्स ईसीओ देगा, सप्लायर भी नहीं देगा और रिसिपिएंट भी नहीं देगा। होटल अकोमोडेशन सर्विस स्पेसिफाइड सर्विस है। क्या देखा था उसमें? अगर यहां पे सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा तो वो केस में यहां पे 100% टैक्स जो ट्रांजेक्शन ईसीओ के थ्रू है उसका टैक्स ईसीओ पे करेगा, ठीक है, ईसीओ पे करेगा। और नेक्स्ट यहां पे अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो सिचुएशन में सप्लायर देगा। तो यहां इन्होंने क्लियर कहा कि सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड, तो भाई टैक्स कौन देगा? ईसीओ। और अगर ईसीओ का प्रेजेंस इंडिया में नहीं होगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा। तो लीगल प्रोविजन में हमने पहले देखा कि अगर नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाई होती है थ्रू ईसीओ तो उसका टैक्स ईसीओ देगा। 9(5) में अकोमोडेशन ऑफ होटल एक्सेप्ट वेयर पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो है प्रॉपर ध्यान से पढ़ना। ओके,
या सिंपल वे में भी आप लिख सकते हो, 2 पॉइंट में लिख सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं याद आ रहा तो 2 पॉइंट में, कि नॉर्मली ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विस, पॉइंट नंबर 2, बट इफ सप्लाई इज लायबल टू रजिस्टर देन ईसीओ विल नॉट पे, सप्लायर विल पे द टैक्स। ठीक है, तो डिस्कशन में कूल ट्रिप टैक्स देगा और उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं होगा, तो उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो टैक्स पे करेगा, वो टैक्स पे करेगा। चलो यहाँ पे हमने ये देखा, उसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट यहाँ पे, मिस्टर एक्स वांट टू ओपन क्लाउड किचन एंड सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस ओनली थ्रू स्विगी। The restaurant owner, Mr. X, is not liable to get registered as per the provision of Section 22 of the CGST Act. रेस्टोरेंट के केस में रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया नहीं है, वो रेस्टोरेंट वाला रजिस्टर्ड हो या ना हो, जो भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू होगा उसका टैक्स ईसीओ ही देगा। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन दी है कि रेस्टोरेंट नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड वगैरह, ये कोई काम की नहीं है, जिसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। पहले केस में तो स्विगी पे करेगा, रेस्टोरेंट है। वेदर ईसीओ स्विगी इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सप्लाई मेड बाय मिस्टर एक्स, नहीं, उसको टीसीएस की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो 95 केस में आता है। टीसीएस की प्रोविजन उनको अप्लाई होती है जो 95 के प्रोविजन में नहीं आता है। थर्ड, कैन ईसीओ यूज आईटीसी टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ, नहीं। ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा आईटीसी चैप्टर में पढ़ा होगा। ओके, ईसीओ को जो टैक्स देना पड़ता है अंडर सेक्शन 95 वो पूरा कैश में देना पड़ता है। 94 में रिवर चार्ज पूरा कैश में देना पड़ता है, ईसीओ को टैक्स पूरा कैश में देना पड़ता है, वो अपने क्रेडिट्स ये पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। बाकी डिटेल डिस्कशन टीडीएस टीसीएस चैप्टर में होता ही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा, ओके, रिगार्डिंग टू यहाँ ईसीओ से रिलेटेड। चलिए, यस, ड्रेस चेंज हो गया, उसकी तरफ ध्यान मत देना डिस्कशन का आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 इन टॉपिक आरसीएम, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चन की कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरटीपी में, और आरटीपी में पूछने के बाद नवंबर 18 के आरटीपी में पूछा था, पर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछने की ताकत इसके लिए नहीं बताई, क्योंकि है ही क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम में ओके वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है इंस्टीट्यूट की। पर ये क्वेश्चन मैं लेना जरूर चाहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे इंसाइट आपको मिलेंगे। चलो, ये ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं भी आया, पर इसका पार्ट भी आता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रहेगी इस क्वेश्चन में। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार करना, स्टार फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसको स्टार करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना टफ एक साथ इतनी सारी एडजस्टमेंट के साथ नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस क्वेश्चन में ये बोल दूं कि इसमें आपको एग्जामिशन चैप्टर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एग्जामिशन, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एग्जामिशन, वो रेफर करना पड़ेगा। अगर आपका ये चैप्टर हो गया है एग्जामिशन वाला, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी हमारा हो गया है, तो बहुत अच्छी बात। नहीं हुआ है तो मैं कह रहा हूँ एग्जाम तो एग्जाम समझ जाना, मैं कह रहा हूँ एग्जाम तो एग्जाम समझ जाना। फिर जब आपका एग्जामिशन होगा तब ये क्वेश्चन वापस आप जिनी बुक से देख सकते हो, जिनी बुक तो आपके पास रहेगी रहेगी। तो चलो, अब यहाँ पे आ जाइएगा पूरा। हाँ, मैंने फ्लो बना के तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका फ्लो भी जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में ले लेना, पर इसका फ्लो बहुत जरूरी है। पर मैं आपको यही कहूँगा कि फ्लो का स्क्रीनशॉट रखो आपके पास, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद आप भी एक एक लाइन पढ़ के पूरा फ्लो निकालो और उसके बाद में सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। चलो देखते हैं। XYZ लिमिटेड न्यू दिल्ली मैन्युफैक्चर बिस्किट अंडर द ब्रांड नेम टेस्टी पिक्स। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, ओके बाकी सब भूल जाओ, सबसे पहले क्या लिया, XYZ। ओके, और ये XYZ जो है यहाँ पे न्यू दिल्ली का है, क्या बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है। चलो, मैंने वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में बिस्किट्स आर सप्लाइड टू होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर लोकेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन FOR बेसिस। FOR मतलब बायर प्लेस तक, हमने यहाँ पे फ्री ऑन रोड, मतलब क्या कि हम आपके प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कस्टमर के घर तक पहुंचा के देंगे। ओके, इसको कहा जाता है FOR बेसिस फ्रॉम वेयर हाउस ऑफ कंपनी लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। तो कंपनी कहाँ की है बेटा, न्यू दिल्ली की है, और न्यू दिल्ली से ये सारा डिस्पैच किया जाएगा। चलिए सेकेंड पैराग्राफ, द कंपनी यूजेस मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अंडरलाइन, कंपनी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करती है अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फॉर सप्लाइंग द बिस्किट्स टू इट्स कस्टमर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री।
द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज शोन एज अ लाइन आइटम इन द इनवॉइस एंड इज बिल्ड टू कस्टमर विथ मार्कअप 2% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेट पेड इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कंपनी क्या करती है? ओके, कंपनी जिसकी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रही है, मतलब जीटीए की सर्विस लेगी, रेल की सर्विस लेगी, जो भी वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उनको जो कॉस्ट लग रही है वो कस्टमर को बेचते वक्त अपने बिल में भी फ्रेट लगा रही है, और उसमें जो उनको कॉस्ट लगी उस पर 2% मार्कअप, मतलब फ्रेट प्लस टैक्स जो लग के आया है उसके ऊपर 2% मार्कअप ऐड करके, ओके, कस्टमर से 2% मार्कअप ऐड करके कस्टमर से ले रही है। मतलब एग्जांपल के तौर पे, ओके, कंपनी ने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जस्ट बता रहा हूँ कि कंपनी ने अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जीटीए का सर्विस लिया होगा। तो जो जीटीए का सर्विस लिया है, क्योंकि वो तो कंपनी ने लिया, तो कंपनी ने जीटीए का सर्विस जहाँ पे लिया है, तो वो जो फ्रेट लग के आया होगा, और फिर कंपनी ने अपना बिल दिया, तो जब कंपनी ने अपना बिल दिया तो 2% मार्कअप करके दिया और बिल में फ्रेट अमाउंट अलग से बताया। चलिए, तो अब यहाँ पे फ्लोर यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेंडर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑफ एक्स फैक्ट्री बेसिस। वो कहते हैं कि बिस्किट बनाने के लिए एक इनपुट लगता है फ्लोर, और फ्लोर हमने ऐसे वेंडर से लिया जो मध्य प्रदेश में, हम कहाँ पे, दिल्ली में, और वो बंदा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से हमने फ्लोर खरीदा और हमने वो एक्स फैक्ट्री खरीदा। अब एक्स फैक्ट्री खरीदा मतलब वहां से ट्रांसपोर्टेशन लाने की जिम्मेदारी हमारी हो गई, वहां से ट्रांसपोर्टेशन लाने की जिम्मेदारी हमारी हो गई। यानी जो भी ट्रांसपोर्टर की हम सर्विस लेंगे वो फ्रेट नोट हमारे नाम पे देगा, हम रिसिपिएंट रहेंगे जिसकी फैक्ट्री है, हम रिसिपिएंट रहेंगे जिसकी फैक्ट्री है। चलिए, okay, floor used for production process is procured from vendors located in Madhya Pradesh on ex factory basis. Company engage goods transport agency GTA to transport the floor from factory to vendors to its factory located in New Delhi. तो भाई साहब एक काम करो, ओके, अब आप रिवर चार्ज में जीटीए, वो एक पेज निकाल के रखो, अभी निकाल के रखो, पॉज करके, रिवर चार्ज में जीटीए सर्विस अलॉन्ग विद चार्ट, सब सामने रखना, याद करने की कोशिश नहीं, मैपिंग होनी चाहिए। जीटीए सर्विस अलॉन्ग विद चार्ट जो हमने जीटीए का बनाया, प्लस, ओके, यहाँ पिन कर दो, प्लस एग्जम्पशन चैप्टर, अगर एग्जम्पशन हुआ होगा तो एग्जम्पशन चैप्टर में जाओ, एग्जम्पशन चैप्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाओ, और ट्रांसपोर्ट सेक्शन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाने के बाद वहां पे जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दिखेगी, तो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, वहां जाओ, उसको पिन कर दो। मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जीटीए सर्विस का चार्ट, और एग्जम्पशन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का वो जो टेबल और चार्ट हमने बनाया था वो मेरे सामने चाहिए, तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, चलो, फ्लोर यूज फॉर प्रोडक्शन, ये तो हो गया हमारा। कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, ख्याल रहे, डेटा दिया और वो डेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगी, एंड फ्लोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 20XX। तो चलिए, कंपनी ने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, ओके, और बिस्किट्स और फ्लोर भी उसने ट्रांसपोर्टेशन से खरीदा, तो उसकी पूरा जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डेटा दिया गया है। नाउ पहला, फॉर सेल विथ एनसीआर रीजन, कंपनी, अब कंपनी का डेटा इन्होंने देखो कैसा दिया, फॉर सेल विथ एनसीआर रीजन 20 lakhs, जिसके लिए कंपनी अरेंज लोकल मिनी वैन, अंडरलाइन लोकल मिनी वैन बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल एंड पेड हिम। और ये जो अमाउंट है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सेल्स वैल्यू नहीं, सेल्स वैल्यू इधर दी है, और ये दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बी केयरफुल इन दिस एरिया। तो अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि कंपनी ने सेल किया। अब मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं, ओके, वो कौन सी, जीटीए सर्विस, जाओ जीटीए सर्विस में, आरसीएम में जाओ, जीटीए सर्विस में गए सभी लोग, पॉज करके जाओ। अब अगर आप जीटीए सर्विस में जाते हो तो जीटीए सर्विस लेने वाला अगर नोटिफाइड पर्सन होगा, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अब समझ लो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो वो जो भी जीटीए की सर्विस ले रहा है वो अपने सेल के लिए ले या अपने परचेस के लिए ले, पर ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट बिल उसके नाम का है। ठीक है, तो ख्याल रहे, जीटीए की सर्विस ली जा रही है और सर्विस लेने वाला अपने गुड्स के सेल के लिए खरीदे या अपने गुड्स के परचेस के लिए खरीदे, ओके, रिसिपिएंट वो रहेगा। सर सेल के लिए खरीदेगा मतलब, भाई अब वो कस्टमर प्लेस तक डिलीवरी दे रहा है, कस्टमर प्लेस तक एफओआर बेसिस पे सेल कर रहा है, एफओआर बेसिस पे सेल कर रहा है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उसको ही लेना पड़ेगा, तो वो रिसिपिएंट हुआ, आइदर रजिस्टर्ड पर्सन या नोटिफाइड कैटेगरी। और उसका ऐसा सप्लायर है, थोड़ा अकड़ूक सप्लायर है, वो एक्स फैक्ट्री सेल कर रहा है, वो कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन आप करो, तो फिर से वो अपने इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, आपने दो वर्ड सुने होंगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, तो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीटीए सर्विस ले रहा है। तो सर्विस लेने वाला कोई भी पर्पस के लिए ले, उसके आउटवर्ड के लिए ले, इनवर्ड के लिए ले, लेने वाला तो वो है, ओके, तो रिवर चार्ज लग सकता है। तो अब क्या कहते हैं वो कि 20 लाख का माल, ओके, उन्होंने एनसीआर रीजन में बेचा, दिल्ली में। अब एनसीआर रीजन में जो 20 लाख का माल बेचे, ध्यान सुनिएगा, उसके ऊपर उसने, ओके, मिनी वैन,
ओके, मिनी वैन का सर्विस लिया, अब एनसीआर रीजन में बेचना था, मिनी वैन का सर्विस लिया, जिसका फ्रेट उसको 54,000 लगा, ध्यान सुनना, जिसका फ्रेट उसको 54,000 लगा। अब यहां पे मैंने ये एग्जाम्पशन दोनों जगह पढ़ा है, अगर आपने दोनों जगह पिन किया होगा, इग्नोर नहीं किया होगा, मेरे साथ उतनी मेहनत की होगी, वो पेज पे गए होगे, तो आपको समझेगा, नहीं तो मेरी बेस्ट विशेष भी नहीं मिलेगी एग्जाम के लिए आपको। हाँ, धमकी दे रहा हूँ कि बैठे बैठे हाँ सर बोल रहे तो सुन लेते हैं, तो भाई साहब ऐसे अप्रोच से आप इतनी इंडिया की टफेस्ट एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। मैंने बोला तो यहाँ पे जाओ वो पेज पे, तो मेरी अच्छे से अच्छे विशेष आपको मिलेगी, और आईडीटी में इस बार 80 पार होगा। तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो आप अगर जाओगे तो रिवर चार्ज में भी मैंने नीचे नोट में दिया हुआ है कि क्या नोट में दिया है, अगर ओके यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर होगा जिसकी खुद की व्हीकल होगा और वो इंडिविजुअल है और वो कंसाइनमेंट नोट नहीं देता है, तो वो केस में वो यहाँ पे वो जीटीए नहीं कहलाया जाएगा। अब आ जाओ एग्जम्पशन में, अगर आपका एग्जम्पशन हुआ होगा तो एग्जम्पशन में अगर आप आते हो और रोड ट्रांसपोर्ट में आते हो तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो वहां पे। एग्जम्पशन में लिखा है कि ऑल रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम्ड एक्सेप्ट जीटीए, ऑल रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम एक्सेप्ट जीटीए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल ओन ट्रक ऑपरेटर होगा, इंडिविजुअल होगा, कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा होगा, तो वो जीटीए नहीं कहलाया जाएगा। अगर वो जीटीए नहीं कहलाया जाएगा तो उसका रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट रहेगा, उसका रोड ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट रहेगा। तो देखा बेटा, हमने देखा कि उसका रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहेगा। तो पहले केस में जहां तक देखा जाए तो मिनी वैन जो है, मिनी वैन पे जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पे। और सेकंड में आपको ये बता दूं कि हाँ, जब ये मिनी वैन, अब एक पॉइंट यहाँ से डोर पकड़ते हैं। अब लॉ क्या कहता है, जो भी इस बंदे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, अब इसको मिनी वैन की कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, 54,000, वो 54,000 में 2% मार्कअप, 2% मार्कअप करके ये कस्टमर से जो 20 लाख का बिल है उस कस्टमर से रिकवर करेगा। तो मतलब उसमें अगर मैं 2% मार्कअप करूं तो ये कस्टमर को, ये जब कस्टमर को बिल देगा तो प्राइस प्लस फ्रेट वो इसमें इंक्लूड करेगा। ठीक है, एक और डोर बांधता हूं, अगर आपको कंपोजिट सप्लाई के कंसेप्ट याद हो गए तो हमने देखे थे सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ अगर फ्रेट चार्जेस लगाए जाते हैं इनवॉइस में, आई रिपीट, सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ अगर फ्रेट चार्जेस लगाए जाते हैं इनवॉइस में तो वो कंपोजिट सप्लाई माने जाते हैं। तो इसलिए अगर हमने गुड्स बेचा 20 लाख का और उसके साथ फ्रेट लगाए तो वो टोटल कंपोजिट सप्लाई में माना जाएगा, और वो कंपोजिट सप्लाई आपके मेन गुड्स का सप्लाई माना जाएगा। तो ऐसे केस में आपका मेन गुड्स का सप्लाई प्लस ये फ्रेट, टोटल पे आपको यहाँ पे सेल करते वक्त जो भी रेट होगा उससे टैक्स लगेगा। थोड़ा इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट ये हमने देखा दूसरा, यहाँ पे फॉर सेल टू लोकेशन इन डिफरेंट स्टेट द कंपनी बुक गुड्स बाय इंडियन रेलवे एंड पेड रेल फ्रेट। अब देखिए, जहां तक देखा जाए तो अब बहुत सारे डिस्टिंक्ट स्टेट को बेचने के लिए जहां 1,78 लाख का माल बेचा गया, तो इंडियन रेलवे का फ्रेट बुक किया जिसमें कॉस्ट लगी 3,17,000, 3,17,000 वहां पे कॉस्ट लगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे करना क्या है वो पढ़ लेता हूं सो दैट हमें और इनसाइट मिलेगा सॉल्व करते वक्त। नीचे गया कहा गया है, पहले टेबल के नीचे आ जाता हूं, और जब भी आप एग्जाम में भी प्रॉब्लम पढ़ो ना, ये टेबल फेबल बाद में पढ़ने का, ऊपर और नीचे पहले बेस पढ़ने का। बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर गिवन अबव, compute GST payable on amount paid for transportation by XYZ Limited when it avail services of different transporter। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जीएसटी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज और ये वगैरह नहीं, पहला उन्होंने ये पूछा है जो भी फ्रेट पे जीएसटी पे हुआ है, वो मतलब जो भी फ्रेट पे जीएसटी लगेगा वो टोटल फ्रेट का जीएसटी निकाल के बताओ। क्यों, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने कोई फ्रेट लिया, फ्रेट पे फॉरवर्ड चार्ज लगा हो या रिवर्स चार्ज लगा हो, तुमने जीएसटी कितना दिया, हो सकता है उसने बिल में लगा के दिया हो तो फॉरवर्ड चार्ज में कितना दिया हो सकता है उसने जो है ओके वो जीटी है तो रिवर्स चार्ज में आया हो तो रिवर्स चार्ज में कितना लगा हो, दोनों भी फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों के केस में कितना लगा है वो फ्रेट निकाल के बताइएगा। समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। ओके, मैं जैसे यहाँ पे सेकंड लेता हूँ, रेलवे फ्रेट। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्स चार्ज सिर्फ जीटीए के केस में, रेल के केस में नहीं है। तो रेल फ्रेट जो लगा है, अब रेल फ्रेट यहां पे मैं आपको बता दूं ये रिवर्स चार्ज में नहीं आता है। सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे, एग्जाम्पशन चैप्टर में जाओ, अगर हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो सुन लो। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, मालगाड़ी, वो पूरा टैक्सेबल है, वहां कोई एग्जाम्पशन नहीं है। आपने जो एसी क्लास फर्स्ट क्लास पढ़ा वो पैसेंजर के लिए है, गुड्स के लिए नहीं, गुड्स पूरा टैक्सेबल है। इन शॉर्ट ये रेल फ्रेट पे टैक्स लग के आएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या रेल फ्रेट रिवर्स चार्ज में आता है क्या, नहीं, रेल फ्रेट रिवर्स चार्ज में नहीं, सिर्फ जीटीए रिवर्स चार्ज में आता है। मतलब
मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगा के देगी। वो अगर जीएसटी लगा के देगी तो मुझे वो पे करना पड़ेगा बिल में। इन शॉर्ट मैं उसका फ्रेट पे कर रहा हूं और मुझे पूछा गया कि आप कितना फ्रेट पे कर रहे हो, फॉरवर्ड या रिवर्स में, वो बताओ। तो नो डाउट, फिर सर इसका रेट क्या ले, चलो अब हमें 3,17,000 का जीएसटी निकालना है, तो इसका रेट क्या ले ये फ्रेट का। तो नीचे अगर आप बॉटम में देखोगे तो उन्होंने कहा है कि आप यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का रेट 5%, ओके, और 12%, एज्यूम द जीएसटी रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड बिस्किट्स 5% एंड 12%। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रेट आप 5% अज्यूम करो और बिस्किट्स के रेट्स आप 12% अज्यूम करो। तो ये केस में मैं रेल फ्रेट के केस में 5% अज्यूम करूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिस्किट्स बाय इंडियन रेलवे 3,17,000, उसका 5% 15,850 जीएसटी लगा, फॉरवर्ड में लगा होगा, और हम रिमार्क देंगे, रिमार्क ये देंगे कि जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज लगा, पर पे तो हम ही करेंगे, वो फॉरवर्ड में पे करे या रिवर्स में पे करे, वो टैक्स ऑन ट्रांसपोर्टेशन है। तीसरा वो कह रहे हैं फॉर सेल्स टू लोकेशन टू नेबरिंग स्टेट 55 lakhs, कंपनी बुक द गुड्स बाय रोड कैरियर जीटीए and paid road freight out of total sale. Neighboring state goods worth rupees 10 lakhs were booked through GTA, which paid 12%, and freight 73,000 paid to such GTA. हमने ओके यहाँ पे 55 लाख का और माल बेचा नेबरिंग स्टेट को, और ये नेबरिंग स्टेट को जो 55 लाख का माल बेचा, ओके सॉरी 25 lakhs, सॉरी 55 lakhs, 55 lakhs का जो हमने गुड्स बेचा नेबरिंग स्टेट को, ये 55 lakhs में ओके हमने 2 जीटीए की सर्विस ली। पहला जीटीए ओके यहाँ पे जो फॉरवर्ड चार्ज 12%, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में 73,000, मतलब वो जीएसटी हमें फॉरवर्ड चार्ज में लगा के देगा, और बाकी का बैलेंस मतलब टोटल कॉस्ट 375 है, देखो प्रॉब्लम है, तो उसमें से यहाँ पे सॉरी 373 है, उसमें से 73 गया, तो 3 लाख जो है ऑब्वियसली ओके कुछ नहीं बोला है तो रिवर चार्ज ही लेना पड़ेगा, डिफॉल्ट एजम्पशन रिवर चार्ज, उन्होंने सिर्फ 73,000 का फॉरवर्ड बोला है। तो यहाँ ये केस में अगर मैं आंसर में जाऊं तो मेरा ओके यहाँ पे 3 लाख का 5% रिवर चार्ज में आएगा, 5% रिवर चार्ज में आएगा, और यहाँ पे बाकी जो 73,000 है उसका 12% ओके ये फ्रेट का, वैल्यू मत लेना गुड्स की, हम फ्रेट का जीएसटी निकाल रहे हैं, तो फ्रेट का जीएसटी से ओके यहाँ पे 12%, और ये फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। ये आपकी नोट्स रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जीएसटी जो है वो आपने निकाला। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में फॉर परचेस ऑफ फ्लोर फ्रॉम मध्य प्रदेश कंपनी बुक द जीटीए एंड पेड रोड फ्रेट। जब तक वो फॉरवर्ड चार्ज ना बोले डिफॉल्ट एजम्पशन रिवर चार्ज ही लेना है आपको, जीटीए के केस में डिफॉल्ट एजम्पशन रिवर चार्ज ही लेना है। तो अब ऐसे केस में उसके इनवर्ट परचेस के लिए उसने फ्लोर जो उसको परचेस करना था ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ने या नोटिफाइड पर्सन ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली हो, इनवर्ट के लिए हो या आउटवर्ट के लिए हो, उससे कोई लेना देना नहीं, रिसिपिएंट वो है, तो ऐसे केस में यहाँ पे टैक्स लग सकता है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है फ्लोर के लिए ली, और यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। जाओ एग्जम्पशन चैप्टर में, और एग्जम्पशन चैप्टर में जीटीए देखो, जीटीए मतलब सॉरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देखो। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में मैंने आपको ओके मोना, डॉक्टर मोना करके, अगर एग्जामिनेशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो हम कवर करेंगे। डॉक्टर मोना में दूसरा वाला था मिल्क, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, और उसमें फ्लोर भी है। अगर फ्लोर ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटी होता है तो वो एग्जम्प्ट है भाई साहब, यहां पे मार्क्स है आपको। फ्लोर ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटी तो एग्जम्प्ट है, तो ऐसे केस में ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी ओके, और आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि फ्लोर ट्रांसपोर्टेशन ये एग्जम्प्ट है। देखो ये भी एडजस्टमेंट कवर कर ली उन्होंने। नाउ नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि फॉर परचेस ऑफ बटर फ्रॉम पंजाब द कंपनी बुक अ गुड्स बाय जीटीए एंड पेड रोड फ्रेट। रोड फ्रेट दिया मतलब जीटीए, और 12% कुछ नहीं बोला मतलब रिवर चार्ज है। और बटर, क्या बटर का ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है? पहली बात तो डॉक्टर मोना में अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट, तो बटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है क्योंकि वो प्रोसेसिंग होता है। दूसरी बात यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो बटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लो मिल्क कवर किया, बटर को एग्जम्पशन नहीं है, इसलिए इसका फ्रेट जो लगा 35,000 रिवर चार्ज में 5% का, 35,000 रिवर चार्ज में 5% का, उस पर भी जीएसटी आपको आएगा, और वो रिवर चार्ज में आएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और रिवर चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में वो क्या कहते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया जो बटर परचेस किया, हो गया ठीक है। नेक्स्ट द लोकल परचेस ऑफ बेकिंग पाउडर द कंपनी बुक द गुड्स बाय जीटीए, लोकल परचेस की और लोकल जीटीए बुक किया, 1500 रुपए लगे।
पहले पुराना आपने हो सकता है इंटर लेवल पे एग्जाम्शन पढ़ा हो, 750 और 1500 जीटीए में एग्जाम्शन है, अब वो एग्जाम्शन विड्रॉ हो चुके हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके ये 1500 रुपए लोकल से भी होगा, जीटीए से भी होगा, तो आज भी टैक्सेबल है, और रिवर चार्ज में ये टैक्सेबल होगा 5% से रिवर चार्ज में, जब तक कुछ ना बोला हो डिफॉल्ट एजम्पशन रिवर चार्ज। ठीक है, और लास्ट, फॉर ट्रांसफरिंग द बिस्किट ओपन मार्केट वैल्यू 4 lakhs to one of his sister concern in Rajasthan, company booked the goods by GTA and paid the road freight. ओके, डीडीपी रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया और रोड फ्रेट पे किया 40,000, ये भी सर्विस ली, तो नो डाउट ये 40,000 सर्विस लिया तो इस पे रिवर्स चार्ज 5% का टैक्स आएगा। इस तरह से आपने फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, ट्रांसपोर्टेशन पे आप पे कितना बर्डन आया, तो इतना बर्डन आपका ट्रांसपोर्टेशन पे आया, इसको आपको आधे मार्क्स मिल गए। फिर अब वो सेकंड इसमें क्या कहते हैं, कंप्यूट जीएसटी चार्ज ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने जो बिलिंग किया उसके ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट पे जीएसटी कितना वो निकाल के बताओ। आपको टोटल बिल वैल्यू पे जीएसटी निकालना है, ट्रिकी क्वेश्चन है। जो आप बिल में आउटवर्ड में ट्रांसपोर्टेशन लगाओगे इस पे जीएसटी निकाल के बताओ। तो अब बिल में आउटवर्ड में ट्रांसपोर्टेशन मैंने क्या लगाया पहले के, और वो कहते हैं आप आउटवर्ड में जो ट्रांसपोर्टेशन लगाओगे वो आपका 2% मार्कअप इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, फ्रेट का 2% मार्केट और 2% मार्कअप रहेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ऐसे केस में आपने एनसीआर में सेल किया, वहां पे 54,000 आपने पे किया, उसका 2% ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जीएसटी नहीं लगा। सेकंड, आपने डिस्टिंक्ट सेल में सेल किया तो आपको इंडियन रेलवे का फ्रेट लगा, जीएसटी ऐड करके, सुनना, ये जो भी फ्रेट अमाउंट होगी उसका जीएसटी ऐड करके उस पर 2% वो बिलिंग में लिया। तीसरा जो भी आपको जीएसटी लगे जीएसटी ऐड करके, आई रिपीट जीएसटी ऐड करके आपको 2% मार्कअप करके वो बिलिंग में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आरटीवी में अज्यूम किया है कि जब अब तुम सिस्टर कंसर्न को दे रहे हो तो फिर वो केस में आप जो है ओके बिलिंग में नहीं लगा रहे हो क्योंकि सिस्टर कंसर्न को दे रहे हो, वो अज्यूम किया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में बेटा ओके सर अगर हम एजम्पशन ना ले तो फिर वो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने सिर्फ बिल में, अब सवाल क्या आ जाता है, जो हम बिल में फ्रेट लगा रहे हैं उसका रेट क्या होगा, उसका रेट बिस्किट का रेट होगा। क्यों बिस्किट का रेट होगा, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई है, वो बिस्किट्स के साथ लगाया गया तो वो कंपोजिट सप्लाई में आता है जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई बिस्किट है। इसलिए अगर आप नीचे ओके कैलकुलेशन देखोगे और मैंने कंपोजिट सप्लाई दिया हुआ है कि बिस्किट का रेट लगेगा दैट इज 12%। तो देखो पहला ट्रांसपोर्टेशन आपने लोकल किया 54,000, जीएसटी नहीं लगा, एग्जाम था, 2% मार्कअप है। ओके, उसके बाद में दूसरा रेलवे 3,17,000, दोनों जो जीएसटी लगा प्लस मार्कअप करके। तीसरा बिस्किट ओके 3 लाख आपका ओके जो रिवर चार्ज में लगा 5% ऐड करके 2% मार्कअप करके, और 73,000 यहाँ पे ऐड करके, तो इतना। और सिस्टर कंसर्न उसने अज्यूम किया कि हमने ट्रांसपोर्टेशन लगाया नहीं। तो ये जो ओनली ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट आप जब बिल में लगाओगे 2% मार्कअप करके तो इतना आएगा, और इस पे जीएसटी अगर कैलकुलेट करना है ओनली ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट पे तो 5% नहीं बिस्किट का रेट लगेगा और वैसा जीएसटी निकाला जाएगा। ट्रिकी प्रॉब्लम था, लेकिन बेटा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, ये डायग्राम ड्रॉ करके देखो, मैंने जैसे बनाई वैसे आप बिना देखे ड्रॉ करके देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बिना देखे ड्रॉ करके देखो ये यहाँ पे, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। पर ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कि कुछ एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आ सकती है। और ठीक है, ऐसा आएगा ये कंफर्म नहीं है, पर कुछ एडजस्टमेंट इनसाइटफुल प्रॉब्लम है, आ सकती है। ठीक है, चलो चलो बेटा, एक प्रॉब्लम बचा था वो भी ले लेते हैं। 13 देखो, state with reason the person liable to pay GST in each of the following independent cases. Assume recipient is located in a taxable territory. Rental income received by Tamil Nadu state government from renting an immovable property, Manappa Private Limited. Turnover of company is 22 lakhs in preceding financial year. कुछ चीजें सामने रखो, याद करने की कोशिश मत करो। गवर्नमेंट रिवर चार्ज में जाओ, गवर्नमेंट सर्विस में, वहां चार्ट ओपन करो, पॉज करके करो करो। ठीक है, गए वहां पे। अब यहाँ पे आप वहां जाते हो तो वो सिचुएशन में आपको जीटीए सर्विस और रेंटिंग, ओके हमारी रेंट सर्विस है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है आपको, ठीक है। और अब एग्जम्पशन चैप्टर में गवर्नमेंट का एक एग्जम्पशन है, अगर आपका हुआ होगा, नहीं होगा तो सुन लो। तो एग्जम्पशन चैप्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, वहां है, नहीं हुआ होगा तो ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ लो। तो हमने क्या देखा, अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस दे रही है और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है तो रिवर चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन देगा, नहीं तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में देगा। अब मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड ओके यहां पे उसको दिया, अब ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है, या लायबल टू रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है,
ओके, वर्ड है लायबल टू रजिस्टर पर्सन है या नहीं है? तो ऐसे केस में यहां पे ध्यान से सुनिएगा। ओके, उसका टर्नओवर 22 लाख दिया हुआ है, 22 लाख दिया होगा तो आपको एजम्पशन यही लेना पड़ेगा कि लायबल टू रजिस्टर्ड है। और एग्जम्पशन चैप्टर देखते हो तो एग्जम्पशन में गवर्नमेंट सेक्टर में कहा गया है लाइक लीगल सर्विस कि अगर गवर्नमेंट ऐसे बंदे को रेंटिंग देता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। यहाँ उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ओके यहाँ पे थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसलिए सर्विस को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यहाँ रिवर चार्ज में मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड ये रजिस्टर्ड अज्यूम करना पड़ेगा या लायबल टू रजिस्टर्ड है तो वो केस में रिवर चार्ज में टैक्स आएगा। इसलिए यहाँ पे ओके रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ओके और रिवर चार्ज में मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड टैक्स देगी। सेकंड, लीगल सर्विस रिसीव्ड बाय मिस्टर सुश्रुत अ सीनियर एडवोकेट फ्रॉम मिसेस तत्वा ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 लाख। अगेन दोनों साथ में, अगर सीनियर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर चार्ज है। दूसरा, जिसको सर्विस दिया उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ऐसे केस में रिवर चार्ज लगेगा। तो ऐसे केस में तत्व ट्रेडिंग कंपनी रिवर चार्ज में टैक्स पे करेगी। प्रेजेंटेशन कैसा किया जरूर देखना। अब इतने क्वेश्चंस मैंने बताया, बार बार बताया कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए तो वो जरूर देखना। उसके बाद में सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर। अगर रिकवरी एजेंट बैंकिंग को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज है, अगर रिकवरी एजेंट कार डीलर को सर्विस दे रहा है तो रिवर चार्ज नहीं, ये केस में फॉरवर्ड चार्ज है। Fourth, XYZ Limited avails service of Vimal Goods Transport Agency for transportation of goods by road from factory located in New Delhi to Jaipur depot and paid a freight 1 lakh where GST is charged at the rate applicable. Vimal Goods Transport Agency is registered under GST and has exercised the option to pay tax under forward charge. ठीक है, फिर तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा, रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। What will be your answer if GT has not exercised the option to pay under forward charge? तो फिर रिवर चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल। ख्याल रहे सर, स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होगा तो रिवर्स है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय कंपनी टू इंडिविजुअल होगा तो यहाँ रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। तो ये हमने ओके यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखा और यहाँ इसको कंप्लीट किया। यस दोस्तों, तो ऐसे रिवर्स चार्ज के 2 क्वेश्चन हमारे बचे थे, हमने वो कवर कर लिए हैं। ओके, और इस तरह से क्वेश्चन एयर ऑफ रिवर्स चार्ज हमारा हो गया है। आई होप आपने ये कॉन्सेप्चुअली समझा होगा और जो जो मैंने होमवर्क कहा वो जरूर करना। ऑल द बेस्ट। अब हम आगे कंपोजिशन स्कीम के ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मजा आएगा, सब्जेक्ट में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।